वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और जो भी छात्र इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के जाता है समझ लीजिए वो खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा और इससे आपके 10 से आपके 12 क्वेश्चन जो हैं वो निश्चित रूप से बनेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपके मैं पूरा पेरियाडिक टेबल जो है टोटल आवर्त सारणी को कवर करूंगा और उसके आने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम आवर्त सारणी के परिचय को जान लेते हैं। तो तत्वों और यौगिकों का सरल और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए जिन विभिन्न तत्वों के गुणों में समानताओं के अनुसार तत्वों को समूह में वर्गीकृत करना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व होते हैं और सभी तत्वों का लगभग अलग अलग गुण होता है। तो उनके तत्वों को उनके गुणों के आधार पर ही अलग अलग बांटना या फिर वर्गीकरण करना, यही आपका आवर्त वर्गीकरण कहलाता है। और इस वर्गीकरण की प्रक्रिया जिस प्रकार इसको वर्गीकरण किया गया है उस पद्धति को, उस क्रिया को आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें जितने भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ वो सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। देखिए पहला जो है डोबेनाइनर। दोस्तों डोबेनाइनर महोदय ने इन्होंने समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को तीन तीन समूहों में वर्गीकृत किया जिन्हें कि त्रिक नियम दिया। दोस्तों आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में? तो क्वेश्चन बनेगा कि तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया था। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो ये क्वेश्चन बना हुआ भी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। डोब्राइडर ने महोदय ने ट्रिक नियम दिया था और इन्होंने 1829 में डोब्राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम दिया था। ठीक है, अगर आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जिसमें प्रत्येक आठवां तत्व प्रथम तत्व से समानता दर्शाता है। ठीक है, प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले तत्व से समानता दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख बता रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया आपका, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, ये आपके करीब हो गए 2 2 4 5 और एक पे 10 हो गए। ठीक है, तो ये जो पहला आपका जो तत्व है, मान लीजिए ये पहला हो गया आपका, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन आपका आठवां हो गया। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक आठवां तत्व जो होगा ये आपका आठवां तत्व हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये आपका आठवां होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका आठवां जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले तत्व से क्या होता है? समानता दर्शाता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और उसमें आपको डोबनाइनर, न्यूलैंड, मेंडल, मेंडली बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो उन चार ऑप्शन में आपको चुनना क्या होगा? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आपका है 1869 में जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर, कहीं कहीं आपको लोफर मेयर भी देखने को मिलेगा, ने तत्वों को भौतिक गुणों के विशेषकर उनके परमाणु आयतनों के आधार पर वर्गीकृत किया जिसमें समान गुण वाले तत्व समान स्थिति ग्रहण करते हैं। ठीक है, समान गुण वाले तत्व जो हैं वो समान स्थिति ग्रहण करते हैं। यानी कि लोथर मेयर के अनुसार जो होता था कि उन्होंने ये बताया था कि जो आवास सारणी में तत्व हैं, अगर जो जो तत्व एक समान गुण रखते हैं आपस में, उनको एक अलग श्रेणी में, एक आवास सारणी में एक अलग स्थान दिया जाए। और जो जो तत्वों में जिन जिन तत्वों में समानता दिखाई दे
उन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग यहाँ पे वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट वो है मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ज्ञात किया कि 63 तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने ऐसे 63 तत्व जो कि ज्ञात हो चुके थे उनको आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने का काम किया। किसने? मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने कितने तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया? तो 63 तत्वों ने, जो कि उस समय तक ज्ञात थे। इसके बाद हम आगे देखेंगे मेंडलीफ का आवर्ती नियम। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक आपका है मेंडलीफ का आवर्त नियम और एक आपका है आधुनिक आवर्त नियम। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंडलीफ का आवर्ती नियम, यानी कि पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीफ। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहाँ पे आवर्ती फलन क्या होता है? आवर्ती फलन क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण थे, यानी जो तत्वों के गुण थे, उनको उनके परमाणु भारों के अनुसार आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया, उनके परमाणु भारों की। ठीक है, वही आधुनिक आवर्त सारणी में नियम में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो है कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी का योगदान, यानी उन्होंने क्या क्या बताया हुआ था इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है, आवर्त सारणी के द्वारा तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जा सकता है और यदि किसी एक तत्व के गुण ज्ञात हों तो उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों को ज्ञात किया जा सकता है। यानी आवर्त सारणी में आप जानते हैं कि आवर्त सारणी को अलग अलग विभाजित किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आवर्त सारणी पूरी आपकी है, यानी पीरियोडिक टेबल जो होता है। तो ये जो फर्स्ट स्तंभ के जो तत्व होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, तो ये जो तत्व हैं इनको क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, ये सभी आप धातु जो होते हैं ये आपके क्षारीय धातु हो गए। और दूसरा जो स्तंभ होता है, इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इस प्रकार इन जो एक स्तंभ में जितने भी तत्व हैं उनको समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्तंभ में रखा गया है या फिर एक क्रम में रखा गया है। वहीं क्षारीय मृदा धातु जो भी है आपके, यानी कि यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो इन सभी तत्वों को उनके समान गुणधर्म के आधार पर अलग अलग स्तंभों में या फिर कॉलम में या फिर एक अलग अलग विभाजित या फिर व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के आधार पर उनके परमाणु भार सही सही ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के आधार पर, यानी कि कौन सा तत्व किस परमाणु क्रमांक पे स्थित है, यानी किस क्रम पे स्थित है, उसके क्रम के आधार पर उसके परमाणु भार को भी सही सही ज्ञात किया जा सकता है, यानी क्रम वाइज है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, आवर्त सारणी में उपस्थित रिक्त स्थान उनके नए तत्वों की खोज को प्रेरित करते हैं। यानी आवर्त सारणी में बहुत से खाली स्थान भी छोड़े गए हैं ताकि अगर कोई समान गुण धर्म वाले तत्व एक ही प्रकार के मिल जाते हैं तो उनको उसी श्रेणी में व्यवस्थित किया जा सके जो कि उस टाइप के अदर तत्व एलिमेंट्स जो हैं वो आवर्त सारणी में हैं। दोस्तों ये सभी तो हो गए मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण। अब हम जानेंगे दोष। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष कौन कौन से थे? तो देखिए, पहला जो दोष था वो था हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, यानी कि यह क्षार धातुओं एवं हैलोजन से समानता रखता है। हाइड्रोजन जो है ये आपकी क्षारीय धातु के अंदर आता है, पर ये हैलोजन से भी समानता दर्शाता है, रखता है। तो यही इसका मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष था, जिसके कारण आगे चल करके हमें आधुनिक आवर्त सारणी लानी पड़ी। आधुनिक आवाज़ सारणी लाई किसने? तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा गया है। दोस्तों ये भी एक दोष था। ठीक है, और अगला हमारा जो पॉइंट है वो है आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए अलग स्थान प्रदान नहीं किया गया। दोस्तों समस्थानिक क्या होता है, ये आपका यहाँ पे पॉइंट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समस्थानिक और संभारिक होता है, यानी आइसोटोप्स होता है, आइसोबास होता है और एक होता है आइसोसोम्स। ठीक है, तो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप समस्थानिक और संभारिक जान लीजिए, क्योंकि जो तीसरा आपका है वो ज़्यादा पूछता नहीं है, आता नहीं है। तो समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? तो देखिए, आपको हम पीरियोडिक टेबल में ही बता देते हैं।
नहीं तो यहीं पे समझ लीजिए, जैसे कि देखिए आपका कोई भी तत्व है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, और यहाँ पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इसी प्रकार आप क्रम में हैं, ठीक है। तो आपके जो समस्थानिक है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसके जो परमाणु भार हैं वो भी आपके अलग अलग होंगे, यानी इसका 1, इसका अगर दूसरा है तो 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी कि परमाणु भार जो होता है वो क्रमांक का दूना होता है। अधिकतर आपके परमाणु भार जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के डबल यानी दूना ही होते हैं। तो इसका 4 हो गया, इसका मान लीजिए 6 हो गया, इसका आपका 8 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसके परमाणु भार हो गए। तो तत्वों के जो परमाणु समस्थानिक जो होते हैं, यानी समान स्थान जिनका होता है, यानी कि अगर आप हाइड्रोजन के समस्थानिक को ही ले लीजिए तो आपका होता है H1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। तो ये सभी आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जिसमें कि नाम है प्रोटियम, इसका नाम है, इसका नाम आपका ड्यूट्रियम है, इसका नाम ट्रिटियम है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके जो परमाणु क्रमांक हैं, इसके जो परमाणु क्रमांक हैं वो समान होंगे। इनके जो परमाणु क्रमांक देखिए, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी क्रमांक 1 है, इसका भी क्रमांक 1 है, पर परमाणु भार देखेंगे तो इसका 1 है, यहाँ का 2 है, इसका 2 3 है। तो परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न है। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनका कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इक्वल होता है, यानी समान होता है सभी का। यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक हम देख रहे हैं या फिर किसी भी तत्व के समस्थानिक आप देख लीजिए, तो उसके जो परमाणु क्रमांक होंगे वो समान होंगे, तो ये आपके समस्थानिक कहलाएंगे। वहीं संभारिक में क्या होता है, तो संभारिक में क्या होता है कि आपके तत्वों के परमाणु क्रमांक तो आपके अलग अलग होंगे, पर परमाणु भार जो होते हैं वो समान होते हैं। आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं आपको, हैं देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल है, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पोटेशियम है और आपका ये कैल्शियम है। तो आप दोनों का ही परमाणु भार देखेंगे तो ये आपका 39.098 यानी कि करीब 40, इसको आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये जो आपका कैल्शियम है ये भी आपका 40.078 यानी ये भी आपका 40 एवरेज है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है इसका 19 है और इसका 20 है, पर परमाणु भार जो है वो दोनों का लगभग सेम है, यानी बराबर है। तो यही इसमें संभारिक होते हैं कि उनके जो परमाणु भार होते हैं वो बराबर होते हैं, पर परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये आपके समभारिक कहलाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार नाम से ही स्पष्ट है, आप नाम से ही समझ सकते हैं, समस्थानिक यानी स्थान जो है वो समान है। स्थान जो है, क्रमांक जो है, यानी आधुनिक जो आवर्त नियम था उसका नियम यही था कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है, यानी उसके जो स्थान है वो समान है। अगर स्थान जो समान होंगे तो आपके समस्थानिक होंगे। वही समभारिक, भारिक यानी कि भार, तो आप भार से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो भार है यानी परमाणु भार है जो बराबर है, तो ये आपके समभारिक कहलाएंगे। तो इस प्रकार इसे आप याद भी कर सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ तथा समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया है, ठीक है। तो असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ यानी समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया है। यानी इनका कहना ये था कि जो समान गुण धर्म वाले तत्व हैं उनको एक साथ रखा जाए, और जो भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में एक अलग स्थान दे दिया जाए। पर इनकी जो नियम था, इनके नियम में यही दोष था कि इनकी जो व्यवस्था था आवर्त सारणी में, उनमें गुणों के आधार पर तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया था, बांटा नहीं गया था। अगला जो पॉइंट है वो है मेंडलीव तत्वों की आवर्तता को नहीं समझा सके। मेंडलीव महोदय ने तत्वों की आवर्तता को नहीं समझा सके, यानी उनके जो क्रम होते हैं उनको वो सही तरीके से उसको डिफाइन नहीं कर सके थे। तो दोस्तों ये सभी थे आपके दोष मेंडलीव के, ये सभी उनके आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के दोष थे, ठीक है। अब हम देखेंगे आधुनिक आवर्त नियम जो कि मोजले ने दिया था 1913 में। और मोजले जो थे इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था। यानी आपका क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था, तो वो मोजले ने, जो कि अभी तक फॉलो होता है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसको हम आगे चल लेते हैं, इसको छोड़ते हुए दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो दीर्घावर्त सारणी क्या है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित क्षैतिज पंक्ति को आवर्त या पीरियड तथा ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग या ग्रुप कहते हैं। यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी जो आपकी है इसमें उपस्थित क्षैतिज पंक्ति को, यानी जो पंक्ति आपकी कुछ इस प्रकार होती है आवर्त सारणी में,
क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज पंक्ति को आवर्त या फिर पीरियड कहा जाता है। वही ऊर्ध्वाधर पंक्ति जो होती है आवर्त सारणी में, यानी ये आपकी पंक्ति हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हीलियम हो गया इधर इस साइड, हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये सब वजह के जो जब आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इनको क्या ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग या ग्रुप कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं तथा प्रत्येक आवर्त के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न क्या होता है, आइए हम देख लेते हैं। आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों की संख्या, ठीक है, तो प्रथम जो आवर्त होगा, प्रथम जो आवर्त आपका है उसमें तत्वों की संख्या 2 है। अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो चलिए यहाँ आपको आवर्त सारणी में दिखाते हैं। तो पहला जो क्षैतिज पंक्ति हमारा है, इसमें आप देखेंगे तो जो एलिमेंट्स की संख्या है यानी तत्वों की संख्या है वो केवल 2 है, यानी कि एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। दूसरे में आपका ये 2 हो गए, और आपके 2 दूजा 6 आपके ये हो गए, यानी दूसरी पंक्ति में आपके 8 हैं। वहीं तीसरी पंक्ति में भी आपके 8 एलिमेंट्स हैं। उसी प्रकार आपके चौथी पंक्ति में एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो यही आपका यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तृतीय पंक्ति में 8, ठीक है, तृतीय पंक्ति में भी आपके 8 हैं, चतुर्थ पंक्ति में 18, उसके बाद पंचम में भी 18, षष्ठम में भी 32 और सप्तम में आपके 32 एलिमेंट्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है आवर्त सारणी में। दोस्तों समूहों की बात कर लें अगर आवर्त सारणी में, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 आपके समूह होते हैं, ठीक है। 18 समूह कैसे होते हैं तो इसलिए आप दिखा देते हैं हम। तो दोस्तों ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, और अगर आप इसमें गिनेंगे, ठीक है, तो ये आपके जो स्तंभ आपका क्वाइंट इसको काउंट करेंगे तो ये आपका कुल कितना है, कुल के 18 ये आपके होंगे। 18 आपके जो स्तंभ होंगे, इसी क्वेश्चन बताया हुआ है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 आपके स्तंभ हैं। वही 7 आपकी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आपकी ये आपकी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। वहीं यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आपके आवर्त सारणी में नहीं आते हैं, ये आपके एक्टिनाइड और लेंथेनाइड तत्व होते हैं जिनको कि आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। तो इसके बारे में भी आपके आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब आ गया तत्वों का एसपीडीएफ तथा एफ ब्लॉकों में विभाजन, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्षारीय धातु फर्स्ट वाले स्तंभ को और सेकेंड वाले को क्षारीय मृदा धातु, तो वही है इस यहाँ पे। तो पहला जो तत्व है आपका एस ब्लॉक का तत्व, यानी कि जिन तत्वों को इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में एस कक्षकों में फील्ड किए जाते हैं, यानी एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं वे। तो वर्ग फर्स्ट ए और वर्ग सेकेंड ए के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपके फर्स्ट स्तंभ के तत्व हैं, यानी कि फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं इन सभी को एस ग्रुप में रखा गया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम जान लेते हैं एस ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण क्या हैं। तो ये सब आप नोट करते रहिएगा, ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वे सभी इसी से बनते हैं, चाहे वो कैसे भी बन सकते हैं। इन तत्वों का परमाणु आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो परमाणु का आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। फर्स्ट ए समूह के तत्वों का परमाणु आकार सेकेंड ए तत्वों के परमाणु आकार से बड़ा होता है, यानी फर्स्ट ए का जो आपके तत्व होते हैं उनका जो आकार होता है परमाणुओं का वो सेकेंड ए से भी बड़ा होता है। यानी आपका फर्स्ट वाला बड़ा हो गया, सेकेंड वाला जो होगा उससे छोटा क्रम में होता जाएगा। ये सभी धातुएं नर्म होती हैं एवं इनके क्वथनांक तथा गलनांक कम होते हैं, यानी कम तापमान पर ही ये कम क्वथनांक पर और कम गलनांक पर ही ये आपस में जम जाते हैं या फिर पिघल जाते हैं। इन तत्वों के आयनन विभव कम होते हैं, ये सभी प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। यानी अगर आप फर्स्ट ए के तत्वों को देखें तो आपका एच, लिथियम, सोडियम, ठीक है, तो अगर आप ये सब तत्वों को जब भी देखेंगे तो इनका जो आयनन विभव होता है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन हमेशा देखने को मिलता होगा जब भी आप इन तत्वों को देखेंगे, यानी सोडियम को, तो इनका जो आयनन विभव होता है ना वो कम होता है, तो ये प्रबल धन विद्युतीय कहलाते हैं। तो सोडियम पे आपका धन चार्ज होता है, और उसी प्रकार पोटेशियम अगला आपका हो जाएगा तो इस पर भी आपको धन चार्ज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आरबी, ठीक है, तो ये सब आपके धन विद्युतीय तत्व होते हैं फर्स्ट ए के। अगला पॉइंट है फर्स्ट ए समूह के तत्व एक संयोजी होते हैं, किंतु सेकेंड ए समूह के तत्व जो होते हैं वो अपने यौगिकों में द्विसंयोजी होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि
फर्स्ट एक जो तत्व होते हैं वो एकल संयोजी होते हैं, वही सेकेंड के जो तत्व होते हैं वो द्विकल संयोजी होते हैं या फिर द्विसंयोजी होते हैं। ये धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए फर्स्ट ए समूह की क्षार धातुओं को द्रवित पैराफीन में रखा जाता है। दोस्तों फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को पैराफीन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील अधिक सक्रिय होते हैं, यानी अन्य तत्वों के संबंध में या फिर उनके आसपास आने से ही वे उससे अभिक्रिया कर लेते हैं, तो इसीलिए इन्हें पैराफीन में रखा जाता है। ठीक है, द्रवित पैराफीन में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्स्ट एलिमेंट्स को किस द्रव में रखा जाता है, तो पैराफीन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पैराफीन में रखा जाता है। वहीं सेकेंड ए के पूछ लिया तो सेकेंड ए को भी पैराफीन में ही रखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकेंड ए दोनों मिलाकर ही आपके एस ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक में भरे जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। समूह 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 13 से यानी समूह आपके कितने हो गए, यहाँ पे तो कुल 18 आपके समूह हैं, तो आपका ये 13वां समूह जो है, यानी अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 यानी कि यहाँ से, तो आपके यहाँ से लेकर के 13 से 18 ही बोला है उसमें ना, तो 13 से 18 तक के जितने भी आपके स्तंभ हैं वे सभी आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी इतने जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपको पी ग्रुप में रखा गया है। वहीं आप डी ग्रुप भी जान लीजिए, तो डी ग्रुप क्या है, तो ये आपके ये दोनों जो हैं ये आपके कौन से हो गए, ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। वहीं यहाँ से यहाँ तक आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। और दोस्तों बचे आपके कितने, ये, तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इतने जो बचे आपके, ये आपके जो इतने एलिमेंट्स बचे, यानी आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 3 से लेकर के आपके 12 तक बचे, क्योंकि यहाँ से आपका 13 से 18 तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो आपके ये 3 से 12 जो बचे ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बचा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप यहीं पे जान लीजिए एस ब्लॉक यानी एस पी और डी के बाद एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हो वे आपके एक्टिनाइट और लेंथिनाइट एलिमेंट्स में आ जाएंगे, यानी जो इनको बाहर रखा गया है आवर स्टडी से, ये सभी आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण क्या हैं, तो देखिए पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व धातु अधातु तथा उपधातु होते हैं। यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं इनमें 13 से आपके 18 तक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके धातु अधातु और उपधातु ये सभी आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा अक्रिय गैसों को, अक्रिय गैस क्या है, तो देखिए आवर्त सारणी में जो आपके सबसे लास्ट वाला स्तंभ होता है, यानी देखिए आपका एक हाइड्रोजन होता है और आपका हीलियम होता है इस साइड, तो हीलियम वाला आपका पूरा स्तंभ ले लीजिए। यानी कि इसमें क्या क्या होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान। ठीक है, तो ये सभी आपके जो अक्रिय गैस कहलाते हैं, तो ये सभी जो होते हैं ये धनात्मक होते हैं, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है पी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव एस ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव से अधिक होता है। दोस्तों पी ब्लॉक का जो तत्व होता है एस ब्लॉक से भी अधिक इनका आयनन विभव होता है, यानी इन तत्वों पर भी आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, यानी धनायन ये बनाते हैं। अगला आपका है पी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार जो होता है एस ब्लॉक के तत्वों के परमाणु आकार से अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि हमने पहले ही जान लिया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका परमाणु भार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार नाभिक आवेश बढ़ने के कारण घटता है। देखिए आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो जो परमाणु का आकार होता है वो बढ़ता है। ठीक है, नाभिक आवेश बढ़ने के कारण घटता है। आपका नाभिक जो आवेश है वो बढ़ता है, वही परमाणु का आकार जो है वो घटता है। कैसे घटता है, तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, और देखिए इसमें आपको बोला क्या है कि बाएं से अगर आप दाएं जाएंगे, यानी अगर आप इधर जाएंगे तो आपका जो यहाँ पे मैंने देखा था, पहले ही देख लिया था कि एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होते हैं इनका परमाणु जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अगर आप इससे यहाँ तक आए थे सेकेंड वाले में तो इससे कम था, बताया था मैंने आपको पहले ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो आप जैसे ही इससे आगे जाते रहेंगे परमाणु का आकार जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें आपके पॉइंट में बोला हुआ था।
दोस्तों अब हम जानेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। दोस्तों एक बात आप और नोट कर लीजिएगा, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके प्रकृति के आधार पर अगर पूछ लिया है कि अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनता है एग्जाम में कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अगला ब्लॉक आपका है डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में पिछले कोश के डी कक्षक में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। समूह 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक कहलाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। डी ब्लॉक के तत्वों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन श्रेणियां हैं देखिए, प्रथम श्रेणी आपकी है स्कैंडियम, Z=21 से जिंक Z=30 तक। द्वितीय संक्रमण श्रेणी क्या है आपकी यूट्रियम, Z=39। जेड क्या है आपके परमाणु क्रमांक को दर्शाया है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी समझने का प्रयास नहीं करिएगा, आपका ये परमाणु क्रमांक को बताया है। देखिए यूट्रियम से कैडमियम। तृतीय संक्रमण श्रेणी में आपका है जेड यानी कि 57 है, तो लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक। ठीक है, तो ये आपकी अलग अलग श्रेणियों को बताया हुआ है इसमें है। डी ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण क्या हैं, तो ये लगभग सभी धातुएं होती हैं जिनके गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होते हैं। एस ब्लॉक के जो गलनांक या क्वथनांक होते हैं वो सबसे कम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। तो इनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है डी ब्लॉक का एस ब्लॉक से अधिक होता है, यानी इनको अधिक ताप या फिर अधिक इनको गलनांक देना होगा। सभी डी ब्लॉक धातुएं मुक्त तथा चलित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वे विद्युत के या फिर ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के घनत्व एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। इनका घनत्व भी होता है वो एस ब्लॉक की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, वहीं अगर बात कर लें एस के अलावा पी ब्लॉक से, ठीक है, तो पी ब्लॉक की तुलना में भी डी ब्लॉक का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। डी ब्लॉक तत्वों में n-1 उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, अतः ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए एक पॉइंट इसमें अगला है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तत्व अधिकतर रंगीन यौगिक बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इसके साथ साथ डी ब्लॉक तत्वों में संकर आयन तथा संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। डी ब्लॉक तत्वों तथा उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं, यानी कोई भी उत्प्रेरक क्या होता है ये जान लीजिए। ठीक है, उत्प्रेरक ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। देखिए अगर कोई अभिक्रिया आपकी है, मान लीजिए आपकी जल बन रहा है, ठीक है, H2+O, हाइड्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है आपका, बन क्या रहा है H2O। ठीक है, तो अगर आप इसके बीच में कोई ऐसा पदार्थ रख दें, कोई ऐसा चीज़ रख दें कि ये जो बनने की प्रक्रिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल की बनने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाए, यानी जल आपका बहुत तेज़ी गति से बनने लगे या फिर बहुत धीमा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो कि किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे या फिर उसको घटा दे, कम कर दे या फिर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दे, ऐसा कोई भी पदार्थ, तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उनके अंदर उत्प्रेरक गुण होता है, यानी वो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो आप उत्प्रेरक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आई थिंक। अगला है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है। देखिए प्रथम श्रेणी में लैंथेनम से आगे 14 तक तत्व होते हैं और द्वितीय श्रेणी में एक्टिनियम से आगे के 14 एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखिए आपके एक्टिनाइड और लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग श्रेणी में, यानी 14 ये आपके हो गए और 14 ये हो गए आपके। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में। अब दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सर 15 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो देखिए अगर आप प्रश्न में पढ़ेंगे तो प्रश्न में दिया था कि लैंथेनियम से आगे 14 एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनियम से आगे, वही एक्टिनियम से आगे भी उसमें बोला हुआ है, तो एक्टिनियम से आगे आपके 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में होते हैं, वही आपको इसमें बोला हुआ है। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसके लक्षण के बारे में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। ये सभी तत्व तो धातु होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं।
एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो एस पी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से काफ़ी अधिक होती है। आयनन ऊर्जा कम होने के कारण ये प्रबल विद्युत धनात्मक एलिमेंट्स होते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये रंग तत्व रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। दोस्तों हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था तो वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, पर जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो रंगीन तत्व भी बनाते हैं, रंगीन आयन और इस रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसके साथ साथ ये सामान्यतः आयनिक यौगिक भी बनाते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि ये जो तत्व हैं ये आपके आयनन रंगीन आयन, रंगीन यौगिक और रंगीन आयनिक यौगिक भी बनाते हैं। दोस्तों ऊपर हमने चर्चा किया था आयनन विभव के बारे में, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया हो। तो किसी परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉनों को जो कि अपेक्षाकृत ढीले जुड़े रहते हैं निकलने में प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। इसे प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। देखिए पहला जो इसमें पॉइंट है आप समझिएगा, आवर्त सारणी में समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या में अधिक वृद्धि होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण कम हो जाता है। देखिए समझिएगा इसको। देखिए पहले जो आपके स्तंभ के तत्व इसमें हैं, देखिए लिथियम मान लीजिए आपका हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, आपके पहले हैं, पहले स्तंभ के। तो देखिए अगर आप लिथियम से सोडियम जाएंगे, सोडियम से पोटेशियम जाएंगे, पोटेशियम से रुबिडियम जाएंगे, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आवर्त सारणी में तो आपका आयनन विभव जो होगा ना वो घटता जाएगा, यानी कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें बताया हुआ है। और इसका कारण क्या होता है, तो मान लीजिए आपके लिथियम है, ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, 3 होता है, और इसका परमाणु भार आपका 6 हो गया। तो मान लीजिए लिथियम के आपके चारों ओर आपका ये लिथियम हो गया और इसका 6 परमाणु भार हो गया, तो आपके मान लीजिए 6 आपके इसके आपके ये इलेक्ट्रॉन हैं इसको घेरे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनकी जो दूरी होती है वो बढ़ने लगती है, ठीक है, ये दूरी जो बढ़ने लगती है और एक ऐसी स्थिति आती जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये जो होते हैं इसके आकर्षण को छोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं, यानी छूट जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यही स्थिति आ जाती है कि अलग हो जाते हैं। इसी कारण आपकी जो परमाणु त्रिज्या होती है उसकी अधिक वृद्धि के कारण आपके बाह्यतः इलेक्ट्रॉन नाभिक की आकर्षण कम हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं, और ये ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटने लगता है, यानी कम होने लगता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, तो आपका जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपका आयनन विभव का मान भी बढ़ने लगता है। अगला आपका जो पॉइंट है वो है अपवाद। Be यानी बेरिलियम की आयनन ऊर्जा B से अधिक है तथा नाइट्रोजन की O से अधिक है। तो ये सब आपके अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है, इसके थ्योरिकल को पूरा कवर कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनने वाले होते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन और इसका आंसर भी बता देंगे, और इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो सभी की आप वीडियोज़ देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।